नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। जारी है इंडिया टीवी संवाद। 2024 को लेकर कितनी है बीजेपी की तैयारी, राम मंदिर कितना बड़ा है मुद्दा, इन तमाम सवालों पर हम कर रहे हैं चर्चा। और इन्हीं के जवाब देने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी। धन्यवाद, बहुत बहुत प्राची जी। तो राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। राम भक्ति में डूबी हुई पूरी दुनिया और पूरा देश नजर आ रहा है। लेकिन इसी राम मंदिर के बहाने कैसे सियासत को भी साधने की कोशिश की जा रही है, ये भी अब सवालों का विषय है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी का जो सबसे बड़ा सियासी संकल्प था वो राम मंदिर के निर्माण के साथ, इसके उद्घाटन के साथ पूरा होने जा रहा है? मैं आपके सवाल के जवाब में इतना ही कहूंगा कि भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जो संघर्ष है और जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है, ये हमारे आस्था, श्रद्धा, विश्वास और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और विरासत पर गर्व करने का विषय है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये जो लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, ये उनका दृष्टि दोष हो सकता है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि वह राम भक्तों को, रामलला के भव्य मंदिर को, राममय भारत और राममय पूरे संपूर्ण विश्व को न देख पा रहे हैं, न सह पा रहे हैं, न हजम कर पा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से चला आ रहा है। राम मंदिर का इंतजार 500 साल से पूरा देश कर रहा है। क्या आपने सोचा था, क्योंकि आप भी इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कि ये इस तरीके से पूरा होगा और इतना भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होगा? देखिए, विश्वास तो था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा एक राम भक्त के रूप में, एक कारसेवक के रूप में लग नहीं रहा था। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। क्या राम मंदिर को लेकर क्रेडिट लेने की राजनीति चल रही है? विपक्ष का सीधा आप पर यह आरोप है कि आप राम पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं, आप इसका सियासीकरण कर रहे हैं। राम आपके लिए आस्था का विषय नहीं, वोटों का विषय है। उनके पास भी अभी बहुत सारे अवसर हैं। अगर लगता है कि हमने भगवान श्री राम पर अधिकार कर लिया, जबकि ऐसा नहीं। राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। राम सब में हैं और राम सबके हैं। अगर उनको कुछ लगता है कि हमने कुछ क्रेडिट ले लिया है, तभी क्रेडिट लेने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये सवाल इसीलिए क्योंकि कल ही मैं गृहमंत्री अमित शाह का बयान सुन रही थी, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दिया, और उसमें साफ तौर पर कहा कि राम पर हमारा अधिकार है। बीजेपी की विचारधारा में राम है, तो ये क्रेडिट लेना नहीं या अधिकार जमाना नहीं तो क्या है? नहीं, अगर हम कह रहे हैं तो वो भी कह लें। उनको मना कर रहे हैं क्या? वो कहना नहीं चाहते। वह तो इस दुविधा में पड़े हुए हैं। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर 500 साल बाद भव्य मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है, और कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता विपक्ष, कांग्रेस की सर्वे सर्वा श्रीमती सोनिया गांधी जी भगवान श्री रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के समारोह में आने के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्टेट यूनिट विवश है इस बात के लिए। उनको सरयू मैया में जाकर के डुबकी लगाना पड़ रहा है, उनको अयोध्या जाकर के दर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इंडिया टीवी के इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। विपक्ष का कहना यह है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए या अपनी भक्ति जताने के लिए हमें बीजेपी की तारीख की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो 22 तारीख का आयोजन है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है और ये तो आरएसएस का कार्यक्रम है, तो हम क्यों जाएं? मैं पहले ही इस बात को कहा हूं कि ये दृष्टि दोष है। जब पूरा भारत राममय है, पूरा विश्व राममय है, तो राहुल गांधी जी राममय क्यों नहीं है? अगर उन्हें रोजा अवतार की पार्टी का निमंत्रण मिलता, तो जिस प्रकार से भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराए थे, वो ठुकराते क्या? उनको तुष्टीकरण की राजनीति प्यारी है। हमें राम भक्ति करने की धुन है। हम भी कारसेवक रहे, हम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहे, और हमारे जैसे करोड़ों लोग आज 22 जनवरी का इंतजार किस प्रकार से कर रहे हैं, ये आपके माध्यम से हम देखते हैं। सभी जितने भी सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चारों तरफ राम नाम की धूम मची है। अब उनके कान में अगर राम नाम की आवाज जाती है और उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता है, तो भगवान जी जब सीता माता से विवाह के लिए जनकपुर गए थे,
उस समय एक चौपाई है, उस चौपाई में लिखा है स्पष्ट तौर से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को या जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं उनको यही सूझ रहा है तो फिर जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया। देखिए, अखिलेश यादव हो चाहे उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव हो, वो तो निमंत्रण आपसे मांगते रहे। अब वो तो कंफ्यूज ही हो गए, निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है। आपने स्पीड पोस्ट के जरिए वीएचपी ने उन्हें निमंत्रण भेज दिया, अब वो नहीं आ रहे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और उनका परिवार राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलाने का अपराधी है। इसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रित किया था। प्रायश्चित करने का उनके पास आखिरी मौका था, उसे भी उन्होंने गंवा दिया है। और निश्चित तौर से यह जो रास्ता इन्होंने चुना है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के क्रम में कह सकता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत की गारंटी है, समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी होने की गारंटी है और 2024 में 80 की 80 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को जीतने की गारंटी है। ये 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट कैसे पूरा होगा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी केशव जी आगे। लेकिन अखिलेश यादव 22 तारीख को नहीं, लेकिन उसके बाद आने के लिए कह रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। आने देंगे ना उन्हें? नहीं, हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पाने के बाद नहीं आ रहा है, राम भक्त उनको देख रहे हैं। और जो बाद में आवे, चाहे 22 से पहले आवे, कोई भी आ सकता है। अयोध्या कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार की नहीं। जो भी आएगा उनका हम स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। लेकिन यह अवसर तो उन्होंने गंवा दिया, ये उनके से बहुत बड़ी चूक हो गई। उनको प्रायश्चित करने का जो मौका था उसको उन्होंने गंवाने का काम किया है, तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए वो तैयार रहेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव को निमंत्रण गया, कांग्रेस को निमंत्रण गया। एक ऐसे नेता है महाराष्ट्र के जो इंतजार करते रह गए, अपने योगदान को गिनाते रह गए, वो हैं उद्धव ठाकरे। उनसे क्या परहेज हो गया, उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं गया? निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी अथवा सरकार नहीं दे रही है। निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और पूज्य साधु संत दे रहे हैं। जिनको निमंत्रण गया है उसकी सूची भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनको निमंत्रण गया और उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया, वह आप सबके माध्यम से सुनता हूं, जानता हूं, तो उस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। हो सकता है उनको निमंत्रण गया हो सकता है जाने वाला हो सकता है ना गया हो। इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है ट्रस्ट के लोग देंगे या तो पूज्य साधु संत देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे तो हर सभा में, उनके नेता हर सभा में अपना योगदान गिना रहे हैं। अपने योगदान को गिनाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी कौन होती है ये तय करने वाली, या वीएचपी कौन होती है तय करने वाली। हमने बाबरी मस्जिद को ढाने में भूमिका निभाई, हमने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, और हमें ही साइडलाइन कर दिया गया। ये मैंने कहा ना कि ये भाजपा और सरकार का काम नहीं है। जिनका ये काम है उन्हें हो सकता है निमंत्रण मिल गया हो। जैसे श्री अखिलेश यादव जी पहले कह दिया हमें निमंत्रण नहीं मिला है। जब हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी ने उनको दिखा दिया कोरियर की पर्ची, तो कहा यहाँ निमंत्रण मिल गया है। तो इस प्रकार का झूठ बोलने वाले भी लोग हैं। लेकिन अयोध्या सबकी है, अयोध्या नाथ सबके हैं। अयोध्या जो आवे उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा, मैंने कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना। 22 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम मंदिर को लेकर नए नए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक नया बयान जो महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की पार्टी से ही सामने आया, संजय राउत का, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि दरअसल जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहीं पर राम मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, उसे 2-3 किलोमीटर आगे पीछे बनाया जा रहा है। देखिए, इसका शास्त्रीय ज्ञान जिन धर्माचार्यों को है, जिन ज्योतिषाचार्यों को है, जिन आचार्यों का है, उन लोगों ने सब देख करके किया है। और पूरे देश और दुनिया के राम भक्तों का विश्वास है कि जहां पर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है वही रामलला का जन्म स्थान है। वहीं पर विदेशी आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीर बाकी खां के द्वारा कलंकित ढांचा खड़ा किया गया था, जिसे 6 दिसंबर 92 को देश भर से आए हुए कार सेवकों ने सदा सदा के लिए मिटा दिया। अब बात 2024 की करूंगी, राम मंदिर से जोड़कर ही करूंगी। 80 में से 80 सीटें जीतने की बात इस बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि आप राम मंदिर के बहाने वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप वीएचपी के कार्यकर्ताओं के जरिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर जाकर
जो अक्षत दिए जा रहे हैं, उसके बहाने आप बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। यह सारा कार्यक्रम जो भी चल रहा है, जिन भी संगठनों का चल रहा है, ना वो कांग्रेस से पूछ करके करेंगे, ना विपक्षी दलों से पूछ करके करेंगे। लेकिन अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो देश के विकास की, देश में गरीब कल्याण की, देश की एकता और अखंडता की, देश की सीमाओं की सुरक्षा की, देश के आत्मनिर्भर बनने की गारंटी की भी गारंटी है। और 25 करोड़ लोग अगर देश में गरीबी रेखा से मुक्त हो रहे हैं 9 साल के अंदर, तो यह जिन लोगों के जीवन में गरीबी का संकट था, अगर वो गरीबी से बाहर आए हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार से अगर वो खुश हैं और फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार लाने का काम करने जा रहे हैं, अगर इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि ये उनका दृष्टि दोष है। वह समाज के बीच में जाएं। जब सरकार में थे उन्होंने क्या किया है? जब सरकार में थे तो उन्होंने गरीबों का शोषण किया है। कभी गरीबों का घर बनाया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज गर्व से कह सकती है कि हम लगभग 4.5 करोड़ गरीबों को पक्के घर बना करके दिया है। रामलला का भव्य मंदिर भी बन रहा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश में प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के भी लंबे काल तक थे। भगवान सोमनाथ का मंदिर 1947 में बन गया था। उस समय रामलला का मंदिर बन सकता था, बाबा विश्वनाथ का धाम बन सकता था, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का उद्धार हो सकता था। लेकिन उस समय का उनका आचरण पूरा देश जानता है। वह तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तक को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान सोमनाथ के मंदिर में नहीं जाने के लिए अगर किसी ने मना किया था, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मना किया था। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम 80 करोड़ देश के गरीबों को दोनों समय के भोजन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दे रहे हैं, 10 करोड़वां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन, निषाद राज की वंशज एक बहन को जाके स्वयं प्रधानमंत्री जी जाते हैं 10 करोड़ में परिवार में, उसकी बनाई हुई चाय पीते हैं। इनको कैसे बर्दाश्त होगा? देश का प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लगाता है, स्वयं कूड़ा उठाता है, स्वयं मंदिरों में जाकर के पोछा लगाता है, प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके उनके चरण धोता है। इनको कैसे बर्दाश्त होगा? आशीर्वाद उनका हमें नहीं मिलेगा, हमारी पार्टी को नहीं मिलेगा, तो जिन लोगों ने उनका शोषण किया है, जिन लोगों ने सदा सत्ता में रहते हुए उन पर अत्याचार किया है, उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा। इस बार इसलिए हम कहते हैं कि 80 की 80 जीतेंगे, देश में 400 से अधिक जीतेंगे, क्योंकि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर दिखा दिया है कि अगर कोई सरकार काम करना चाहे, कोई सरकार देश को आगे बढ़ाना चाहे, तो दुनिया में भारत का नाम बढ़ाना चाहे तो कैसे बढ़ा सकती है। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, इसलिए सभी क्षेत्रों में प्रगति की गारंटी है। इसलिए 2024 हम 2014 से 2019 से बड़े अंतर से जीतेंगे। अब की बार तो मैं आपको बता दूं, विपक्ष के प्रत्याशियों को यूपी का जो मुझे आकलन है, क्योंकि मैं यूपी की राजनीति करता हूं, विपक्ष अलग अलग लड़े चाहे साथ मिलकर के लड़े, अब की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा हमलावर आप पर इसी बात को लेकर हैं कि आप पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव करते हैं, आप ओबीसी के साथ भेदभाव करते हैं, और इसीलिए उनका पीडीए इस बार आपको हरा देगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, उस पीडीए के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पी फॉर परिवार, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी। वो पीडीए पिछड़ा नहीं है, वो दलित नहीं है, वो अल्पसंख्यक नहीं है। उनका पीडीए केवल परिवार है, और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, गुंडा राज को खत्म करने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ गया है, और वह पीडीए की बात करके समझते हैं कि एक पिछड़े वर्ग का नेता केशव प्रसाद उनसे सहन नहीं हो रहा है। दिन भर जब भी मौका मिलता है, वह और उनकी पार्टी के नेता, मतलब आप शब्दों की बौछार करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, अगर मेरे प्रधानमंत्री जी तक को विपक्ष के बहुत सारे नेता आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मैं तो एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उनके अपमान का जवाब ईवीएम मशीन पर कमल का बटन दबा करके लोग देते हैं, और वह आने वाले समय में इतने बड़े अंतर से देंगे
कि उनको समझ में आ जाएगा समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए की बात करती है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। आप पर व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उम्मीद भी सबसे ज्यादा आप ही से रखते हैं वो, चाहे विधानसभा में जातिगत जनगणना को लेकर बहस करना हो, चाहे भ्रष्टाचार पर आपसे सवाल पूछना हो। आपसे आपका स्टैंड जरूर जानती है समाजवादी पार्टी कि जातिगत जनगणना पर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे मुद्दे पर जिससे देश के गरीबों का भला हो, सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाना हो, और जिसमें चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति की त्रिवेणी हो, उसको कैसे अविरल और निर्मल रूप में बहाया जा सकता है आगे, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और उनके हर सवाल का जवाब मैं यही देना चाहता हूं कि जब वह सत्ता में थे तब उनका पीडीए कहां चला गया था? जब वह सत्ता में थे तो एक जाति के अलावा हम तो एक जाति, वह भी जाति हमारी, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से, यदुवंशी जितने जातिवादी नहीं उससे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, उससे ज्यादा हिंदूवादी हैं। जिस दिन से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं हमारे डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी, उस दिन से सैफई परिवार में तो एकदम खलबली मची। उनको लगता है भाजपा ने यादव को मुख्यमंत्री, जैसे उनका पेटेंट था। ऐसा पेटेंट नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी गारंटी पर देने का काम कर रहे हैं। क्या इतना आसान है केशव जी 80 में से 80 सीटों को जीत लेना, जब आपके सामने इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक रहा है? अखिलेश यादव हर रोज ये बयान देते हैं तकरीबन कि हम सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं और इस बार बीजेपी की राह को हम मुश्किल कर देंगे। मैं उनका बयान 2012 में विधानसभा में चुन करके आया था, 2014 के लोकसभा चुनाव से सुन रहा हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था हम 60 से अधिक सीटें जीतेंगे और श्री मुलायम सिंह यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम 2014 में 73 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नारा दिया था कि 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से वह सत्ता में वापसी करेंगे, और वह 47 पर सिमट करके रह गए थे और 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से सत्ता छीन ली थी। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ये सब एक हो गए। इनके एक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में 51% वोट के साथ हम लोगों ने 64 लोकसभा सीटें जीती थी और 2 सीटें उनसे हम छीन चुके हैं। जो श्री अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ की सीट खाली की थी और उनके चचा मोहम्मद आजम खां, जिनके कारण से कुंभ मेले में 2013 में दुर्घटना हुई थी, वह रामपुर की लोकसभा सीट भी घनश्याम लोधी जी वहां से और आजमगढ़ से हमारे दिनेश यादव निरहुआ जी जीत करके इस समय हम 66 लोकसभा सीटों पर हैं। हमारी तैयारी मजबूत है, हम 80 की 80 जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के लड़े तो भी जीतेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो भी जीतेंगे। एक लक्ष्य है इनकी जमानत जब्त कराना। आजमगढ़ का जब जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि वहां ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, दरअसल हमारे वोटों का बंटवारा हो गया था, बीएसपी ने एक बड़ा खेल किया था। अब बहन जी कह चुकी हैं इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो क्या ये आसानी है आपके लिए? जब चुनाव में पराजित हो जाए तो अंगूर खट्टे हैं। जब चुनाव परिणाम उनके विरोध में चला जाए तो ईवीएम खराब है, उनके पक्ष में आ जाए तो ईवीएम अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपने साथियों के साथ लग गई है। और यह क्या कर रहे हैं, बूथ में कोई समाजवादी पार्टी का, बसपा का, कांग्रेस का, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है क्या? जनता के दुख दर्द को दूर करने, उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को समाप्त करने, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का काम, उत्तर प्रदेश को माफियाओं से, सभी क्षेत्र के माफिया, उनसे बचाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है तो कमल ही खिलेगा। ये सुशासन और विकास की गारंटी वाला कमल है, गरीब कल्याण की गारंटी वाला कमल है, किसानों के उत्थान का कमल है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का कमल है और देश की मातृशक्ति, आप भी एक बेटी हो और एक मातृशक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी है। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं मायावती को लेकर, अखिलेश यादव बुआ को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेशक हमें धोखेबाज कहती रहे मायावती, लेकिन हमें पता है कि वो किसी ना किसी के दबाव में हैं और इसीलिए हमारे साथ वो नहीं आ रही है, इसीलिए हमें धोखेबाज कह रही है।
देखिए, उन्होंने, बहन जी ने उनको गिरगिट कहा है, मैंने नहीं कहा है। क्यों कहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर स्टेट गेस्ट हाउस कांड श्री अखिलेश यादव जी को याद है, अगर नहीं याद है तो उसे याद कर लें। तो जिनकी जान तक लेने पर समाजवादी पार्टी के गुंडे उतारू हो गए थे, तो उसका जवाब तो कोई बसपा का कोई आएगा तो उससे आप पूछिएगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह एक होकर के 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे और 2019 से 2024 के बीच में गंगा जी और यमुना जी में, सरयू जी में बहुत पानी बह चुका है। जहां हम कमजोर थे वहां मजबूत हो गए हैं। इसलिए अब 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर गारंटी देने का काम हम लोग कर सकते हैं। भाजपा के संगठन के आधार पर गारंटी दे सकते हैं और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर गारंटी दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन इन 80 सीटों पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी तो निकलने जा रही है। वो भी अच्छा खासा समय इस बार यूपी में बिताएंगे और खासकर अपनी सीटों को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। रायबरेली भी इस बार हम कांग्रेस से छीन लेंगे। अमेठी 2019 में छीन चुके हैं। अगर श्री राहुल गांधी जी का पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक से दौरा हो जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा अंतर और अच्छा बढ़ जाएगा। ये जो 16 सीटें आप 2019 में हारे थे, जिसमें से 2 सीटें आपने उपचुनावों में जीत ली, ये 16 सीटें आपके लिए कितनी मुश्किल है अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में समझूं? कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव की घोषणा हो, कब मतदान करने का मौका मिले, कब वो कमल के फूल की बटन दबावें, कब देश को दुनिया में नंबर 1 बनावें, देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनावें। लोग इस इंतजार में हैं क्योंकि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। इस बात का लोगों को भरोसा है और ये भरोसा बातों से नहीं जीता जा सकता है। यह भरोसा एक बार जीता जा सकता है, दूसरी बार नहीं जीता जा सकता। और आज हम ये तीसरी बार भी अगर जीतने का विश्वास दिला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सरकार में आने के बाद जनता से दूरी नहीं बनाई है, जनता के दुख दर्द का हिस्सा बनने का काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी देश की जनता की, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। आप कहते हैं भरोसा है आपके कामों पर जनता को, विपक्ष कहता है कि ये भरोसा है बीजेपी को अपने ध्रुवीकरण की राजनीति पर, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर। देखिए, विपक्ष में मुद्दा विहीन है, विपक्ष नेता विहीन है, विपक्ष की नियति अच्छी नहीं है, उसके पास नीति कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है लेकिन इंडी गठबंधन के पास दर्जनों प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। रोज मुंगेरी लाल का रात में हसीन सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं तो सोचते फिर मोदी सरकार आ रही है। इसे अपना लोकतंत्र बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकतंत्र है उनकी पार्टी में, उनके गठबंधन है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिवार तंत्र है, ये भ्रष्टाचार का तंत्र है। जिस उनको मालूम है कि मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को लूट करके खाया है, हथौड़ियां फाड़ करके भी अगर निकाल करके बाहर लाना पड़ेगा, ला करके फिर गरीब कल्याण के लिए लगा दूंगा। यह भय उनको एकजुट कर रहा है। उनको मालूम है कि जो भ्रष्टाचारी हैं मोदी जी उनको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए सारे भ्रष्टाचारी आप देख लीजिए, जो भ्रष्टाचारी वो सब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको यह मालूम है कि ये भ्रष्टाचारी दल और परिवार और नेता एक हो सकते हैं, लेकिन जनता उनके साथ एक नहीं है। उसका जब हम आपसे मिलेंगे आगे, जब चुनाव परिणाम आ जाएगा 2024 का, तब आपको इस बात पर 100% भरोसा हो जाएगा कि देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी दे चुकी है। केवल चुनाव का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो 2024 के लिए बीजेपी की क्या है तैयारी, ये लगातार आप जान रहे हैं। राम मंदिर कितना है मुद्दा लगातार आप जान रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संवाद।